आप मुझे बताएं कि इस थ्योरम में से आपकी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जो आपको खुद से ना समझ आई हो, अगर पूछनी है तो वो मुझे बता दें ताकि मैं एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो फिर हम अगले लेक्चर पे चलते हैं। हम समझ लग गई थी इसको, हमने किया था 2-3 दफा, हमने खुद भी मीटिंग की है उसके शहबाज के साथ भी हमने किया था पहले कुछ है तो। जी चलो ठीक है, गुड है। मैम हाँ मैंने समझना था, जब थर्ड वाली कंडीशन अप्लाई करी है ना फर्स्ट एंड सेकंड को, तो वहां से थोड़ी कंफ्यूजन थी, आप थोड़ा सा करवा दें अगर। अच्छा मैं देखती हूँ। ये है थर्ड कंडीशन अप्लाई करी है 1 और 2 को। यहाँ पे इसमें बड़ी कटिंग भी हुई है, ये जो कटिंग हुई है इसको आपने नहीं कंसिडर करना। ये मैप 5(1) है, ये 5(2) है और ये 5(3) है। अच्छा, कंडीशन 3 में हमारे पास क्या था? कंडीशन 3 में ये था कि B इज आइसोमॉर्फिक टू A प्लस C। और कंडीशन 1 में क्या था कि इस मैप G के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास एक मैप H एग्जिस्ट करता है सच दैट G इंटू H जो है वो आइडेंटिटी ऑफ C बन जाता है, आइडेंटिटी मैप बन जाता है। और कंडीशन 2 में हमारे पास क्या था? इस F मैप के कोरिस्पॉन्डिंग हमारे पास एक मैप K एग्जिस्ट करता है सच दैट के K इंटू F जो है वो आइडेंटिटी ऑफ A बन जाता है। तो अब हमने क्या करना है? 3 इम्प्लाइज 1 पहले हम प्रूव करते हैं। 3 इम्प्लाइज 1 प्रूव करने के लिए हमारी एजम्पशन ये है कि B इज आइसोमॉर्फिक टू A प्लस C। और 1 में हमें शो क्या करना है? हमें इस H की एग्जिस्टेंस शो करनी है। मतलब कोई मैप H होगा सच दैट कि G इंटू H करें तो आइडेंटिटी ऑफ C बन जाए। अब वो जो कोई मैप H है उस H को हम देख लेते हैं कि हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं अपने इन ढेर सारे मैप्स को यूज करते हुए। अब ये देखो हमारे पास ये सारे मैप्स जो हैं वो हमारी एजम्पशन जो है कि कंडीशन 3 होल्ड करती है। तो उसके अंदर कौन कौन से मैप्स हमें पता है? हमें पता है G एक होमोमॉर्फिज्म है, साथ ही साथ हमें ये पता है कि 5(3) भी एक होमोमॉर्फिज्म है, हमें ये भी पता है कि 5(2) एक होमोमॉर्फिज्म है और इसी तरह से ये eta2 भी एक होमोमॉर्फिज्म है। ये हमें कैसे पता है? ये हमने लेक्चर नंबर 11 या 10 में मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों को जहाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ था कि डायरेक्ट सम से किसी एक मॉड्यूल तक जो मैप डिफाइन होता है उसको हम पाई का नाम देते हैं, और एक मॉड्यूल से डायरेक्ट सम तक जो मैप डिफाइन होता है उसको हम ईटा का नाम देते हैं। तो मैंने वहां पे तो इनके सबस्क्रिप्ट में कुछ लेटर यूज नहीं किया था, यहाँ क्योंकि हमें दोनों तरफ के मैप्स यूज करने इस वजह से मैंने इनमें ये 2 का नाम वहां पे दे दिया जहाँ ये सेकंड मॉड्यूल तक जा रहा है, और 1 का नाम वहां दे दिया जहाँ डायरेक्ट सम से फर्स्ट मॉड्यूल तक जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से eta1 वहां पे जहाँ पहले मॉड्यूल से डायरेक्ट सम तक, और eta2 वहां पे जहाँ दूसरे मॉड्यूल से डायरेक्ट सम तक। तो ये बात हम सबको पता है कि पाई जो है वो एपीमॉर्फिज्म होता है। एपीमॉर्फिज्म में तो जाहिर है होमोमॉर्फिज्म तो है ही, और ईटा जो है वो मोनोमॉर्फिज्म होता है, मतलब ये भी होमोमॉर्फिज्म तो है ही। अब हमने इस H की एग्जिस्टेंस शो करनी है, तो H कहाँ से है? C से B तक। अब हमारे पास C से B तक और भी तो कोई मैप बन सकता है। और मैप किस तरह से कि हम यहाँ से यूं चले जाएं, यहाँ से यूं C से स्टार्ट करें यहाँ से, और यहाँ इस तरफ B तक आ जाए। मतलब एक तो C से B तक जाने का रास्ता ये है कि यूं सीधा सीधा चले गए जिसका नाम हमने रखा है H। एक C से B तक जाने का रास्ता ये है कि यहाँ से यूं आए, फिर यूं आए, फिर यूं चले जाए। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ से यूं और यूं और यूं जाने में हमारे पास कौन कौन से मैप्स आते हैं। ये 5(3) जो मैप है ये इधर C से C तक है, हम इसको 5(3) का इनवर्स ले लेते हैं, क्योंकि अब हमने क्या करना है? हमने इस C से स्टार्ट करके इधर B तक पहुंचना है। तो जहां जहां हमें हमारे एरोस ऑपोजिट होने चाहिए वहां हम उस मैप का इनवर्स ले लेंगे। तो यहाँ हमारे पास है, ये बात हमें पता है कि 5(3) जो है वो C से C तक है। मैंने इसको नाम 5(3) का दे दिया, वरना ऊपर वाले प्रूफ में हमने इसको आइडेंटिटी ही लिखा हुआ था। तो ये आइसोमॉर्फिज्म तो होता ही है, तो हम इसको क्या करते हैं? इसका इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर एक मैप आइसोमॉर्फिज्म है तो इसका मतलब है वो 1-to-1 भी है और ऑन-टू भी है। तो हर बाइजेक्टिव मैप का इनवर्स जो है वो डिफाइन किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे 5(3) की बजाय 5(3) इनवर्स मैप यूज कर लूँ तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बाइजेक्टिव तो है ही। तो हमने यहाँ पे क्या किया? 5(3) इनवर्स, फिर इधर से इधर को जाना है तो वो कौन सा मैप आएगा? अब बजाय इसके के π2 का इनवर्स लिखूं, वो लिखने की बजाय मेरे पास उसका नाम क्या है? eta2 है, क्योंकि हमें पता है
ये दोनों तो पहले से पड़ी हुई डेफिनेशन है। फाई टू जो था वो इधर से इधर को जा रहा था, लेकिन मेरा जो एरो है वो यहाँ से यूं चलना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या करना है, सी से बी तक पहुंचना है। तो बजाय इसकी कि पाई टू का इनवर्स लिखूं, बल्कि पाई टू के इनवर्स का एक पर्टिकुलर नाम है, वो नाम क्या है, ईटा टू है। तो यहाँ पे क्या आया, फाई थ्री इनवर्स, यहाँ पे ईटा टू, और यहाँ से जब इधर को जाएंगे तो ये हमारे पास वही वाला मैप रहेगा फाई टू, क्योंकि ये तो पहले ही नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहा है। फाई थ्री इनवर्स ईटा टू इंटू फाई टू। तो अब ये स्टार्ट हो रहा है इधर से, फाई थ्री इनवर्स ईटा टू इंटू फाई टू। तो मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा है, फाई टू ईटा टू फाई थ्री इनवर्स। असल में मैप जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है वो वाला जो फंक्शन होता है वो सबसे पहले हमें सबसे आखिर में लिखना होता है। सबसे आखिर में इसलिए लिखना होता है क्योंकि फाई थ्री इनवर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी से। तो मैंने इसको सी के एलिमेंट पे अप्लाई करना है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जब मैं लिखूंगी फाई टू ईटा टू फाई थ्री इनवर्स ऑफ सी, तो ये मेरी डेफिनेशन सही बनेगी कि मैंने ये फाई थ्री यहाँ से जब मैं चल रही थी तो मेरा फाई थ्री इनवर्स सबसे पहले आ रहा था, लेकिन यहाँ जब लिखने लगी तो फाई थ्री इनवर्स को सबसे आखिर में लिखना है। ये आपने पिछले 2-3 लेक्चर्स में भी ये बात नोट की होगी कि जब हम मूव करना शुरू करते हैं कर्सर, तो यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे, लेकिन लिखते वक्त सबसे पहले हमने ये वाला मैप लिखना है, फाई टू ईटा टू फाई थ्री इनवर्स। क्यों लिखना है वो इसकी डेफिनेशन के लिए जरूरी है कि हम जिस सेट से जा रहे हैं उस सेट का एलिमेंट जब यहाँ लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही चलेगा। तो हमने एच को इस तरह से डिफाइन किया है कि इस सी से बी तक जाने का जो दूसरा रास्ता था उसको कंसिडर करते हुए हमने एच को डिफाइन कर लिया। तो हमने कंडीशन 3 से अगर 1 तक जाना है तो 1 में हमें प्रूफ क्या करना है, 1 में प्रूफ भी तो सिर्फ यही करना था कि कोई मैप एच ऐसा होगा, यहाँ पे कोई मैप एच ऐसा होगा, सी से बी तक होगा, सच दैट के जी इंटू एच जो है वो आई सी आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं क्या जी इंटू एच जो है वो आई सी आता है या नहीं आता। किधर चला गया, ये हमने एच डिफाइन किया है। Then H is well defined since it is the composition of 3 homomorphisms, क्योंकि ये तीनों well defined homomorphisms ही का composition है, तो इस वजह से H भी well defined होगा। For any C belong to C, phi 2 eta 2 phi 3 inverse of C जो है ये B का एलिमेंट होगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि वो C के एलिमेंट पे मैप होगा तो इस C में आ जाएगा, इस C के एलिमेंट पे eta 2 मैप होगा तो इसमें चला जाएगा, इसके एलिमेंट पे phi 2 मैप होगा तो वो किसमें चला जाएगा, B में चला जाएगा। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसको अगर सी के ऊपर अप्लाई करें तो ये बी का एलिमेंट बन जाता है। सिंस टू सीक्वेंसेस इन द डायग्राम आर आइसोमॉर्फिक, क्योंकि जो डायग्राम में सीक्वेंस है दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। क्यों आइसोमॉर्फिक है, क्योंकि हमने कंडीशन 3 को सपोज किया हुआ है, तो हमारी सपोजिशन हमें ये कहती है कि ये जो दोनों सीक्वेंसेस हैं ये क्या है, आइसोमॉर्फिक सीक्वेंसेस हैं, ये वाला सीक्वेंस और ये वाला सीक्वेंस। क्योंकि ये दोनों आइसोमॉर्फिक सीक्वेंसेस हैं सो डायग्राम इज कम्यूटेटिव। तो आइसोमॉर्फिक होने से हमें क्या पता चलता है कि डायग्राम जो है वो कम्यूटेटिव होगी, और साथ ही साथ ये तीनों मैप्स जो हैं ये आइसोमॉर्फिक होंगे। कौन से तीनों मैप्स, फाई 1 फाई 2 और फाई 3। ये दो कंडीशंस, दो सीक्वेंसेस के आइसोमॉर्फिक होने से हमें दो कंडीशंस पता चलती हैं। एक क्या है कि डायग्राम कम्यूटेटिव होगी, और दूसरी क्या है कि फाई 1 फाई 2 और फाई 3 तीनों आइसोमॉर्फिज्म होंगे। अब अगर क्योंकि सीक्वेंसेस आइसोमॉर्फिक हैं तो डायग्राम क्या होगी, कम्यूटेटिव होगी। अगर डायग्राम कम्यूटेटिव है तो कम्यूटेटिव होने से हमें क्या पता चलता है कि कम्यूटेटिव होने से, अब हमने एच को अभी नहीं देखना है, एच तो हमने डिफाइन कर लिया ना। हम यहाँ से देखते हैं कि जी इंटू ये इस तरह से अगर एरो जाएगा, जी इंटू फाई 3 इनवर्स ऐसे, तो इसी तरह से अब क्योंकि बी से हमने स्टार्ट किया तो इसी तरह इधर से हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फाई 2 इनवर्स इंटू फाई 2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फाई 2 इनवर्स इज इक्वल टू फाई 3 इनवर्स इंटू जी। तो यही बात मैंने डायग्राम की कम्यूटेटिविटी से लिखी, फाई 3 इनवर्स इंटू जी इज इक्वल टू फाई 2 इनवर्स। अब जी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं बी का एलिमेंट ले लूंगी। जी बी से स्टार्ट हो रहा है तो मैं बी के एलिमेंट के ऊपर इसको अप्लाई करूंगी।
तो मैंने बी के एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया 5C इनवर्स ऑफ जी ऑफ बी, और ये क्योंकि इसके इक्वल है ये इसका आ जाएगा। अब बी की जगह पे मैं लिख सकती हूँ एच ऑफ सी, क्योंकि एच क्या करता है, वो भी तो सी के एलिमेंट्स को मैप करके किस में लेके जाता है, बी में लेके जाता है। तो बी के हर एलिमेंट को लिखा जा सकता है एच ऑफ सी, तो मैंने इसको लिख दिया बी की जगह पे एच ऑफ सी। अब इससे आगे क्या किया, फाई टू इनवर्स एच ऑफ सी। अब एच की डेफिनेशन मैंने लिख दी, मैंने क्या इसको एच को डिफाइन किया था फाई टू eta टू फाई थ्री इनवर्स ऑफ सी। इससे आगे क्या किया है, इससे आगे हाँ, ये फाई टू इनवर्स और फाई टू एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आइडेंटिटी बन जाएगा, वो मैंने खत्म कर दिया। तो बाकी क्या बच गया, फाई टू eta टू फाई थ्री इनवर्स ऑफ सी। अब इससे क्या किया, पाई टू, अब ईटा टू की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया। ईटा टू की डेफिनेशन क्या कहती है, पहला कंपोनेंट 0 होगा और दूसरे कंपोनेंट में ये वाला एलिमेंट आ जाएगा पाई थ्री इनवर्स ऑफ सी। अब पाई टू की डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे तो पाई टू की डेफिनेशन क्या कहती है, जो सेकंड वाला कंपोनेंट है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तो फाई थ्री इनवर्स ऑफ सी। अब इधर भी फाई थ्री इनवर्स था, इधर भी फाई थ्री इनवर्स, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जी ऑफ बी इज इक्वल टू सी, ये लिख सकते हैं जी ऑफ बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि फाई थ्री जो है ये आइसोमॉर्फिज्म है। अगर आइसोमॉर्फिज्म है तो ये 1 to 1 होगा, और 1 to 1 होने की वजह से हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर फाई थ्री इनवर्स ऑफ सम एलिमेंट इक्वल है फाई थ्री इनवर्स ऑफ सम अदर एलिमेंट, तो असल में वो दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे 1 to 1 की डेफिनेशन से। अब दिस इम्प्लाइज दैट जी ऑफ बी की जगह पे एच ऑफ सी इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट जी एच ऑफ सी इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज दैट जी एच इज इक्वल टू आई सी। तो हमने यही चीज 1 में शो करनी थी कि जी एच इक्वल आ जाता है आई सी के। तो मैं थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा ब्रीफ कर देती हूँ कि हमने इसमें क्या किया, कि एजम्पशन 3 में हमारे पास ये था कि ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं ये आइसोमॉर्फिक सीक्वेंसेस हैं। तो हमने एजम्पशन 3 से लेके चलना था और 1 को शो करना था। 1 को शो करने के लिए हमें इस एच मैप की एग्जिस्टेंस शो करनी थी, कि इस एच मैप को कुछ डिफाइन किया जाए सच दैट के जी इंटू एच जो है वो इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ सी आ जाए। तो मैंने आपको हिंट दे दिया कि एच मैप डिफाइन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से सी से बी तक जाने का दूसरा रास्ता कंसिडर कर सकते हो, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं और यहाँ से यूं। अब बिल्कुल इसी तरह से 3 इम्प्लाइज 2 वाला पार्ट भी आप करोगे, उसमें के मैप आपने डिफाइन करना है, और के मैप क्योंकि बी से ए तक जा रहा है उसके लिए भी ये दूसरा रास्ता कंसिडर करोगे, और कंसिडर करने के बाद आप जो उसकी कंडीशन शो करनी है कि के इंटू एफ इज इक्वल टू आई ए, वो आप शो कर लोगे। हाँ भी हमारा, अब कोई क्वेश्चन? ये किरण आशिक कौन है, ये तो हमारी क्लास में नहीं थी। मैम ये नवीद अहमद है, उसने नाम लिखा हुआ अपना। अच्छा ठीक है, तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 15। इसके अंदर क्या है, फ्री मॉड्यूल। मैम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, वो फिर लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है ना, वीडियो इतनी बड़ी नहीं फिर वो देख होती, फिर दोबारा अगेन रिकॉर्डिंग में लगा दें 15 लेक्चर उसका ना। नहीं, वो मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगी। हमने सिर्फ लेक्चर वाला जो है उसको मैंने अपलोड करना है, बाकी जो पीछे वाली रिकॉर्डिंग है उसको नहीं। ठीक है। अच्छा, तो फ्री लेक्चर नंबर 15 अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ रहे थे फ्री मॉड्यूल्स का टॉपिक, हमने पिछले लेक्चर से स्टार्ट किया। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि लेट आर बी ए रिंग विद आइडेंटिटी देन फॉलोइंग कंडीशंस ऑन ए यूनिटरी आर मॉड्यूल एफ आर इक्विवेलेंट। तो फिर ये फॉलोइंग कंडीशंस जो हैं ये इक्विवेलेंट होंगी। क्या कंडीशंस हैं? एफ हैज नॉन एम्प्टी बेसिस। अब यहाँ पे आप देखो, एफ यहाँ पे फ्री मॉड्यूल नहीं लिखा था, बल्कि क्या लिखा था, कोई यूनिटरी आर मॉड्यूल एफ लिखा था। तो फिर यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी, एफ हैज नॉन एम्प्टी बेसिस। दूसरी कंडीशन क्या है, एफ इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स ईच ऑफ विच इज आइसोमॉर्फिक एज ए लेफ्ट आर मॉड्यूल टू आर। के एफ जो अगर हम सपोज कर लें कि एफ हैज नॉन एम्प्टी बेसिस, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स।
साइक्लिक आर मॉड्यूल्स जो एक एलिमेंट से जनरेट होते होंगे। फिर आगे इसी स्टेटमेंट में क्या कहा है कि हर एक साइक्लिक आर मॉड्यूल जो है वो आर के आइसोमॉर्फिक होगा। मतलब अगर एक साइक्लिक आर मॉड्यूल को हम आर इंटू एक्स कह दें तो आर एक्स ईच आर एक्स आइसोमॉर्फिक टू आर होगा। फिर थर्ड कंडीशन हमें क्या कहती है कि एफ इज आर मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक टू ए डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ लेफ्ट आर मॉड्यूल आर। यहाँ पे हम ये कह रहे थे कि एफ इज आइसोमॉर्फिज्म की बात नहीं कर रहे थे, यहाँ हम एफ इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स। यहाँ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स नहीं बल्कि आर की कॉपीज, मतलब आर का अपने आप के साथ डायरेक्ट सम के आइसोमॉर्फिक होगा कौन, एफ। फिर कंडीशन 4 में क्या है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड ए फंक्शन आई फ्रॉम एक्स टू एफ। एक्स क्योंकि सबसेट है एफ का, क्योंकि एफ की बेसिस है ये सेट एक्स, तो आई फ्रॉम एक्स टू एफ ये आइडेंटिटी मैप होगा, क्योंकि सबसेट से सेट तक जो मैप डिफाइन किया जाता है वो आइडेंटिटी मैप होता है। किस तरह से कि एक्स के एलिमेंट को अपने आप पे मैप कर देता है। देन फॉर एनी आर मॉड्यूल ए एंड फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू ए, अब एक फंक्शन है एक्स से ए तक जिसको एफ का नाम दिया है, देयर एग्जिस्ट यूनिक आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म एफ बार फ्रॉम एफ टू ए सच दैट एफ बार आई इज इक्वल टू एफ। कंडीशन 4 हमें क्या बताती है कि ये सारी कंडीशंस इक्विवेलेंट हैं। तो यहाँ 4 में हमें क्या पता चलता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स और एक फंक्शन आई के लिए हमारे पास एक आर मॉड्यूल ए होगा और फंक्शन एफ होगा, सच दैट इन सारी सपोजिशंस के बाद हमने प्रूफ क्या करना है, देयर एग्जिस्ट यूनिक आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। हमें इस कंडीशन 4 में शो ये करना है कि कोई यूनिक आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगा एफ बार फ्रॉम एफ टू ए सच दैट एफ बार आई जो है वो इक्वल टू एफ आएगा। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो चारों कंडीशंस हैं ये इक्विवेलेंट हैं। सपोजिशन क्या थी, लेट आर बी ए रिंग विद आइडेंटिटी देन फॉलोइंग कंडीशंस ऑन यूनिटरी आर मॉड्यूल एफ आर इक्विवेलेंट। तो हम इक्विवेलेंट कंडीशंस के लिए जैसे अभी आज की क्लास में हम बात कर रहे थे कि फर्स्ट को एज्यूम करेंगे, सेकंड प्रूफ करेंगे, सेकंड को एज्यूम करेंगे, थर्ड प्रूफ करेंगे, थर्ड को एज्यूम करेंगे, फोर्थ प्रूफ करेंगे, या कोई भी तरीके से हमने इनकी आपस में इम्प्लीकेशंस पूरी करनी है। तो इसके प्रूफ में इस तरह से इम्प्लीकेशन लेके चले हैं, 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 3 और फिर 3 इम्प्लाइज 1 कर दिया, और उसके बाद क्या किया है, 1 को इम्प्लाइज 4 कर दिया है, 4 को इम्प्लाइज 3 और 3 से आगे इम्प्लाइज 1 तो हम पहले ही शो कर चुके होंगे। तो 1 सपोज कर लें अगर कि f हैज नॉन एम्प्टी बेसिस, और 2 शो करना है कि f इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल। तो सपोज के लिए कि f हैज नॉन एम्प्टी बेसिस, लेट x नॉट, नॉन एम्प्टी जो भी बेसिस है उसको हमने x का नाम दे दिया, लेट x नॉट इक्वल टू 5 इज बेसिस ऑफ f, देन एनी m बिलोंग टू f कैन बी रिटन एज। अब क्योंकि f हमने क्या सपोज किया हुआ है सपोजिशन में थ्योरम की कि f यूनिटरी आर मॉड्यूल है। अगर यूनिटरी आर मॉड्यूल है तो इसका मतलब है कि f का हर एलिमेंट लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यहाँ पे x क्योंकि बेसिस है f की, इस वजह से f का हर एलिमेंट लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x। यहाँ मैंने a के सबस्क्रिप्ट में x लिखा है, ये सिर्फ इस वजह से कि हम इसको ऐसे लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ नीचे एक्सप्लेन भी कर दिया, ax1 इंटू x1 प्लस ax2, मतलब जितने x के एलिमेंट्स हैं उतने ही साथ में ये स्केलर्स आ जाएंगे। इस वजह से उसके सबस्क्रिप्ट में हमने x ही यूज कर लिया, बजाय इसके कि सबस्क्रिप्ट में हम कोई और i लेके आते, हमने x यूज कर लिया। तो m को लिखा जा सकता है एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ x, क्योंकि सेट x क्या है, बेसिस है f की। तो हमने क्या शो करना है कि m जो कि इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये जो सेट f है ये इक्वल है डायरेक्ट सम ऑफ सम r x के। अगर यहाँ पे वी नीड टू शो दैट f इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ r x। अब अगर आपको इंटरनल डायरेक्ट सम की डेफिनेशन याद हो तो इंटरनल डायरेक्ट सम में हम ये कहते होते हैं कि आर एक्स यहाँ कॉमा वाली फॉर्म में एलिमेंट्स नहीं होते, टुपल्स की फॉर्म में नहीं, बल्कि इंटरनल डायरेक्ट सम में एलिमेंट्स किस तरह से होते हैं, आर एक्स प्लस आर एक्स प्लस आर एक्स प्लस वन प्लस आर एक्स। तो उसमें प्लस ये सर्कल वाला नहीं होता बल्कि सिंपल प्लस इंटरनल डायरेक्ट सम में। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इस इक्वलिटी को शो करना है। इस इक्वलिटी को शो करने के लिए मैंने दोनों कंटेनमेंट शो कर दी। एफ का एक एलिमेंट लिया तो एम लिखा जा सकता है इस फॉर्म में, जैसे हमने ऊपर बताया कि एफ का हर एलिमेंट इस फॉर्म में लिखा जा सकता है।
m इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये वाली फॉर्म का हर एलिमेंट किस में चला जाएगा, आर एक्स में चला जाएगा, इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स में। क्यों इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स में चला जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये आर एक्स का इंटरनल डायरेक्शन मतलब पहले आर एक्स में ये पहला एलिमेंट चला गया, प्लस दूसरे आर एक्स में ये दूसरा एलिमेंट चला गया, प्लस सो ऑन, प्लस nth आर एक्स में ये nth एलिमेंट चला गया, प्लस सो ऑन, इसी तरह से ये चलता जाएगा। जितने x के एलिमेंट्स हैं उतना ये इनफाइनाइट चलता जाएगा। क्योंकि x को हमने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो फाइनाइट है, इस वजह से मैंने यहाँ फाइनाइट पे स्टॉप नहीं किया बल्कि सो ऑन जाएगा। तो क्या पता चला कि ये क्योंकि f का हमने एलिमेंट लिया था, लेकिन इसी नोटेशन को अगर हम गौर करें तो इसी नोटेशन के एलिमेंट्स इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स में, ये एक एलिमेंट एक आर एक्स में कैसे जाता है, ये रिंग का एलिमेंट है और ये x है जो कि x1, इसी तरह से ये दूसरे आर एक्स में x2 के लिए जो हम आर एक्स लिखेंगे, ये रिंग का एलिमेंट और ये x, तो रिंग का एलिमेंट इंटू x का मतलब है कि ये r इंटू x में जाएगा। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि ये वाला एलिमेंट किस में चला गया, इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स में। अब एलिमेंट f से लिया था, इसमें चला गया, तो हमें क्या पता चला, f इज कंटेन्ड इन इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स। सिमिलरली लेट m बिलोंग टू इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स, अगर हमने इसमें से एलिमेंट लिया है तो जाहिर है उसकी फॉर्म भी इस तरह से बनेगी। यही वाली फॉर्म तो f के एलिमेंट्स की थी, तो ये एलिमेंट किस में चला गया, f में। सो इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स इज कंटेन्ड इन f। 1 और 2 को यूज करते हुए हम कह सकते हैं f इज इक्वल टू इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ आर एक्स। तो कंडीशन 2 में हमें प्रूव ही ये करना था, हमने यहाँ पे क्या सपोज की हुई है, 1 सपोज की हुई है और 2 को प्रूव करने जा रहे हैं। तो कंडीशन 2 में हमें प्रूव भी यही करना था कि f इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ फैमिली ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल। अब आगे ये प्रूव करना है ईच ऑफ विच इज आइसोमॉर्फिक एज लेफ्ट आर मॉड्यूल टू आर। ईच ऑफ विच क्या मतलब कि हर आर एक्स आइसोमॉर्फिक टू आर होगा। अब ये काम रह गया प्रूव करने वाला, हम ये भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे नाउ टू शो दैट ईच आर एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू आर, डिफाइन किया हमने फाई एक्स फ्रॉम आर टू आर एक्स। फाई एक्स मतलब कि जब हम आर एक्स 1 कंसिडर करेंगे तो यहाँ फाई एक्स 1 आ जाएगा, आर एक्स 2 कंसिडर करेंगे तो फाई एक्स 2 आ जाएगा। तो मैंने जनरल फॉर्म में एक ही बार लिख दिया फाई एक्स फ्रॉम आर टू आर एक्स। किस तरह से डेफिनेशन है, फाई एक्स ऑफ आर इज इक्वल टू आर एक्स, देन फाई एक्स इज आर मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म, फाई एक्स इज ऑन टू एंड फाई एक्स इज 1 to 1। ये जो ऑन टू और होमोमॉर्फिज्म वाली बात है ये बहुत आसान है, ये आप खुद कर लेंगे। 1 to 1 के लिए ये कंडीशन यूज की है कि एक मैप 1 to 1 होता है अगर उसका कर्नल इक्वल टू 0 आता है। तो मैंने यहाँ इसका कर्नल लिखा, कर्नल की क्या डेफिनेशन है, क्योंकि फाई एक्स कहाँ से है, आर से आर एक्स तक, तो इसकी कर्नल की डेफिनेशन क्या बनेगी, आर बिलोंग टू आर सच दैट फाई एक्स ऑफ आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, आर बिलोंग टू आर सच दैट आर एक्स, फाई की डेफिनेशन लिखती है इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट आर बिलोंग टू आर सच दैट आर इज इक्वल टू 0। ये मैंने कैसे लिख दिया, हालांकि यहाँ पे तो ये था कि आर इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, तो हो भी सकता था कि एक्स 0 आ जाता, लेकिन एक्स 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक्स इज ये जो सेट एक्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में हम ये कहते हैं कि उसके सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, वो बेसिस होने की वजह से, एक्स के बेसिस होने की, बेसिस नॉन एम्प्टी होती है, मतलब उसमें कोई जीरो एलिमेंट नहीं होता। तो बेसिस होने की वजह से एक्स का कोई एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता। दूसरी बात ये क्योंकि ये सेट एक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन जब भी इक्वल टू 0 आएगा तो उसके सारे स्केलर्स जो हैं वो इक्वल टू 0 होंगे। तो अब यहाँ सारे स्केलर्स नहीं, एक ही स्केलर था, तो वो स्केलर इक्वल टू 0 होगा। एक्स के लीनियरली इंडिपेंडेंट होने की वजह से हम ये कहते हैं कि आर एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 0। तो इस सेट को क्या पता चल रहा है कि आर के वो एलिमेंट सच सेट जो एलिमेंट 0 आ जाए, तो इसका मतलब है सिर्फ इस सेट में एक ही एलिमेंट है जो क्या है 0। तो अब कर्नल फाई क्योंकि इक्वल टू 0 आ गया है, सो फाई क्या है 1 to 1 है। बाकी दो कंडीशंस आप खुद प्रूव कर लेंगे। 2 इम्प्लाइज 3। 2 में अब क्या है कि f इज इंटरनल डायरेक्ट सम ऑफ साइक्लिक आर मॉड्यूल्स, और 3 में क्या हमने शो करना है, 3 में ये शो करना है कि f इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ r। 3 में ये है f इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ
कॉपीज ऑफ आर, मतलब आर के अपने आप के साथ डायरेक्ट सम के आइसोमॉर्फिक है एस। तो ये हमने 3 में शो करना है। We show easily that if each Rx isomorphic to R, then direct sum of Rx is isomorphic to direct sum of R. Using the map phi from direct sum of Rx to direct sum of, ये जो x है ये सबस्क्रिप्ट में है, ये वाला जो x है ये R के साथ x है जो साइक्लिक R मॉड्यूल वाला होगा। ये सबस्क्रिप्ट में लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि R की x कॉपीज के R प्लस आर प्लस ऑन एक्स के जितने एलिमेंट्स हैं उतनी बार प्लस आर, ये सब स्क्रिप्ट में आर एक्स है। ये वाला एक्स है ये आर के साथ एक्स है। तो फाई मैप हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? फाई ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स ऑफ आर एक्स। ये आर एक्स के टुपल्स हैं, मतलब आर एक्स 1 आर एक्स 2 सो ऑन आर एक्स एन टू सो ऑन। और यहाँ पे ये फाई अप्लाई करने के बाद डेफिनेशन क्या बन जाएगी? फाई एक्स ऑफ फाई एक्स 1 ऑफ आर एक्स 1, शायद मैंने इसको यहाँ ओपन करके लिखा हो, हाँ बिल्कुल ये असल में फाई की डेफिनेशन ये वाली है। तो ये वाला जो मैप फाई है इसको हम बड़ी आसानी से आइसोमॉर्फिज्म प्रूव कर सकते हैं, जैसा कि लेक्चर नंबर 9 की प्रोपोजिशन में हमने ये शो किया था कि इंटरनल डायरेक्ट सम इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। आप लेक्चर नंबर 9 की प्रोपोजिशन को ओपन करके देख सकते हैं जहां हमने ये शो भी किया हुआ है। इंटरनल डायरेक्ट सम इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। तो उसी तरह से हमने क्या किया है यहाँ पे ये वाला जो मैप फाई है इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं ये आइसोमॉर्फिज्म है। या प्रूव नहीं भी करना तो सिर्फ लेक्चर 9 की प्रोपोजिशन की स्टेटमेंट लिख के भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरनल डायरेक्ट सम है ये आइसोमॉर्फिक टू दिस एक्सटर्नल सॉरी ये वाला इंटरनल डायरेक्ट सम आइसोमॉर्फिक टू दिस एक्सटर्नल डायरेक्ट सम होगा। नहीं, यहाँ पे एक मिस्टेक में कर दी। ये वाला जो फाई है इसको आपको शो करना होगा कि आइसोमॉर्फिज्म है। इसको शो करने के बाद हमने लेक्चर 9 की प्रोपोजिशन को यूज करना है जो हमें क्या बताती है कि इंटरनल डायरेक्ट सम इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। तो हमें क्या पता चला? एफ इज आइसोमॉर्फिक टू डायरेक्ट सम ऑफ कॉपीज ऑफ आर। नेक्स्ट जो प्रूफ है इसको हम कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया है। तो